हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल परमहंस क्लासेस में। तो आज हम लोग उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। अब तक जो है हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस तरह बनता है, कहाँ बनता है, कैसे बनता है, सबसे परिचित हुए। आज जो है हम लोग उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की क्रिया का अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। तो ठीक है, पहला स्थिति, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव पर स्थित हो। उत्तल दर्पण में जब वस्तु दर्पण के ध्रुव पर स्थित होता है तो वैसी स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव पर ही वस्तु के बराबर, सीधा तथा काल्पनिक बनता है। ठीक है, तो जब वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव पर रहती है तो ऐसी स्थिति में जो है प्रतिबिंब ध्रुव पर ही, सीधा, काल्पनिक तथा वस्तु के बराबर बनता है। दूसरा स्थिति, केस 2। दूसरा, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच स्थित हो। तो जब वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच स्थित हो, ये ध्रुव हुआ और इधर सामने का क्षेत्र क्या है, अनंत है। तो जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच कहीं भी स्थित रहती है तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। जैसे जैसे ये दूर करेंगे प्रतिबिंब, मान लीजिए होगा, तो प्रतिबिंब जब भी बनेगा उत्तल दर्पण में सदैव ही दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। दूसरी स्थिति में तो जब वस्तु उत्तल दर्पण में दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच स्थित रहती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से सदैव ही छोटा बनता है। ठीक है, अब जो है केस 3। तो उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है, तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के ऊपर और नीचे दोनों तरह से गुजर सकती है। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है चलकर, वह परावर्तन के बाद यहां से लगता है कि आ रही है। तो प्रतिबिंब उस स्थिति में क्या होता है, दर्पण के फोकस पर काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। ठीक है, तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। तो इतनी स्थिति के अंतर्गत जो है हम लोग उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थितियों की विवेचना कर सकते हैं। तो इन तीनों स्थितियों के अंतर्गत हम लोग क्या देखें कि प्रतिबिंब इसमें जब भी बनता है तो दर्पण के
फोकस और ध्रुव के बीच ही बनता है। हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से सदैव ही छोटा बनता है। ठीक है, आगे जो है हम लोग जानेंगे कि उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है। उत्तल दर्पण का उपयोग, तो हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग किस चीज में करते हैं इसको जानेंगे। तो पहला चीज, पहला उपयोग इसका क्या है? उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो देखिए अक्सर जो है, जो मोटर गाड़ी है, जीप कार इत्यादि जो भी ऑटोमोबाइल्स, तो उसके बगल में जो है एक जो है मिरर जो लगा रहता है ड्राइवर के बगल में, वह क्या होता है? उत्तल दर्पण ही होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होगा? तो इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो सवाल इस पर एक क्वेश्चन किया जाता है कि आखिर उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? तो इसके दो कारण हैं। पहला कारण, जैसे प्रश्न आता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करने के दो मुख्य कारण हैं। पहला क्या है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो देखिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंबों की विभिन्न स्थितियों से हम लोग अभी परिचित हुए। इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि चाहे कोई भी स्थिति हो, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव ही सीधा बनता है, हालांकि वस्तु से छोटा बनता है। लेकिन दूसरा कारण क्या है कि इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, मतलब रेंज ऑफ विजन जो होता है उत्तल दर्पण का बहुत ही विस्तृत हो जाता है। कैसे? जैसे कि ये अगर उत्तल दर्पण है तो देखने से मतलब कि इस स्थिति में दूरी क्या हो जाएगी? हमेशा फैलती जाती है। इसका जो ये रेंज ऑफ विजन हो जाता है वह बहुत ही विस्तृत होता है। तो उत्तल दर्पण के उपयोग साइड मिरर के रूप में करने के लिए यही दो मुख्य कारण है। पहली चीज कि प्रतिबिंब सदैव ही सीधा बनता है, और दूसरी चीज इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होने के कारण बहुत बड़े क्षेत्र से भी जो है वस्तु को आसानी से उसका प्रतिबिंब सामने जो है दिख जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है ये परिचित हुए कि जो उत्तल दर्पण है उसमें प्रतिबिंबों की विभिन्न स्थितियां क्या होती हैं, कैसे बनता है, तीन स्थितियों से हम लोग परिचित हुए। साथ ही इससे भी कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है और क्यों जो है किया जाता है। अब हम लोग जो है थोड़ा सा जानेंगे कि साइन कन्वेंशन मतलब कि चिन्ह परिपाटी क्या है, दूरियों से संबंधित, इस पर आगे अब जानेंगे। तो साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी, तो देखिए किसी गोलीय दर्पण में वस्तु का स्थान और प्रकृति जानने के लिए केवल यही आवश्यक नहीं है कि दर्पण अवतल है या उत्तल है। ठीक है, यह भी जो है देखा जाता है, या हम लोग देखें कि कभी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना तो कभी जो है दर्पण के पीछे भी बनता है। तो दूरियों को भी जो है वहां समाहित करना आवश्यक होता है आगे की क्रियाओं के लिए। तो किस तरह से जो है गोलीय दर्पण में दूरियों को मापा जाता है, तो उसके लिए जो है एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसको इस आधार पर जो है समझाया जा सकता है कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। तो इसके अंतर्गत जो है जैसे कोई जो है हम
अक्ष ले लेते हैं पहले। तो ये रहा कोऑर्डिनेट। तो ये जो मूल बिंदु है, मतलब दो अक्ष हो गया, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। तो ये जो कटान बिंदु है या मूल बिंदु जैसे हो गया, मान लीजिए कि P पोल हो गया ये दर्पण का। तो ध्रुव है, तो ध्रुव के दाहिना वाला भाग ये हो जाएगा, और ये क्या होगा बायां। तो एक्स अक्ष पर अगर दूरी मापते हैं या इसके सिद्ध में, तो ध्रुव के दाहिने तरफ की मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। इधर से इधर की मापी गई दूरियां ऋणात्मक होंगी। ध्रुव के या मूल बिंदु के, ये जो है मूल बिंदु भी हो जाएगा, ऊपर की मापी गई दूरियां धनात्मक, और नीचे की मापी गई दूरी ऋणात्मक। तो ये जैसे ये मूल बिंदु हुआ इस हिसाब में है। तो जब दर्पण में आएंगे, गोलीय दर्पण, चाहे उत्तल हो या ये अवतल है, और ये क्या है उत्तल है। तो अवतल दर्पण में जो है दर्पण का फोकस या वक्रता केंद्र सामने रहता है, जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, दर्पण के पीछे, परावर्तक सतह के पीछे हो जाता है। तो यहां ये जो ध्रुव हो गया मूल बिंदु, तो इसके किधर ये दूरी है बाएं, तो इसके बाएं दूरी जो है क्या है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, फोकस दूरी, तो -f हो जाएगा। उसी तरह जो है ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है, तो ये माइनस में हो जाएगा। उसी तरह अगर इसमें आएंगे उत्तल दर्पण में, तो यहाँ जो है ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी ये फोकस दूरी होगी, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होगी। तो उत्तल दर्पण में जो है ये जो दूरियां हैं वह मूल बिंदु के दाहिने तरफ है। तो ये जो दूरी होगी कैसी होगी, धनात्मक होगी। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, तो क्या हो जाएगा, चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल दर्पण में फोकस धनात्मक होगा, मतलब फोकस दूरी धनात्मक, वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होती है। क्योंकि ये सब उत्तल दर्पण में किधर है, मूल बिंदु के दाहिने तरफ की मापी गई दूरी होगी। जबकि अवतल दर्पण के स्थिति में आएंगे तो यहाँ जो है सब क्या है, मूल बिंदु से बाएं तरफ है इस हिसाब में। तो इस तरह की दूरी, ध्रुव के जो बाएं तरफ की जो दूरी होती है वह जो है सब ऋणात्मक में होगी। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, साथ ही साथ वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होती है। अब यदि मूल बिंदु से ऊपर की दूरी नापी जानी हो, ऊंचाई जैसे, तो इसके अगर ऊपर नापते हैं तो वह दूरी जो है धनात्मक में रहेगी, जबकि नीचे आएंगे तो वह दूरी ऋणात्मक में मापी जाएगी। तो इस तरह से जो है अब तक हम लोग गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंबों के विभिन्न स्थितियों से परिचित हुए कि कब किस स्थिति में प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है। आगे जो है उत्तल और अवतल दोनों से हम लोग परिचित हुए, साथ ही साथ दर्पणों के विभिन्न उपयोगों से भी परिचित हुए। फिर चिन्ह परिपाटी से हम लोग परिचित हुए कि दर्पण में जो है, गोलीय दर्पण में जो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुएं रहती हैं या कोई भी चीज, तो यदि उन दूरियों को हमें मापना हो तो उसको किस तरह से जो है हम मापते हैं या उसको माना क्या गया है। अब जो है आगे हम लोग जो है जानेंगे कि
दर्पण के सतहों को बिना छुए या छू करके हम कैसे उसकी पहचान करेंगे कि वह दर्पण अवतल है, उत्तल है, समतल है। ठीक है, ये जो है हम लोग जो है अगले में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे आप लोग इसे अवश्य ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।